जियोग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले परिचय में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही उसकी परपटी के निर्माण और स्वरूप परिवर्तन का कार्य भी प्रारंभ हो गया। पर्वत, पठार, मैदान और घाटियों का निर्माण हुआ। परिवर्तनकारी शक्तियों ने भूकंप और ज्वालामुखियों को जन्म देकर भूपरपटी और शैलों के रचना क्रम में परिवर्तन और इस प्रकार से भूवैज्ञानिक पृथ्वी की संरचना, शैलों के संगठन तथा भूगर्भ के साथ साथ परिवर्तनकारी शक्तियों के विषय में जानने के लिए भी जिज्ञासु हो गए। आइए देखते हैं, भूपटल पर कहीं भी समानताएं नहीं हैं, सर्वत्र विषमताएं विद्यमान हैं। सब कुछ तीव्रता से बदल रहा है और हमारा भूपटल निर्माणकारी और विध्वंसकारी दो विपरीत शक्तियों के कार्यों का मंच बना हुआ है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, बस कुछ पल पल में बदल रहा है। आज जो दिखाई दे रहा है कल नहीं होगा। कल वाला भविष्य में तिरोहित हो जाएगा। चराचर विश्व तीव्र परिवर्तनकारी प्रक्रिया से गुजर रहा है। पर्यावरण, जलवायु, धरातल, वनस्पति और जीव सभी इस चक्र के अंदर हैं। आइए आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे धरातल असमतल क्यों है। आइए देखते हैं। भूपरपटी गतिमान है, उस पर जो भी कुछ है सब कुछ परिवर्तन के चक्र का अंग है। भूपटल ऊपर नीचे दाएं बाएं संचालित होता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने में सक्रिय आंतरिक और बाह्य बल उत्तरदायी रहे हैं और इस प्रकार से धरातल पर सूर्यातप, ताप और ऊर्जा का स्रोत है, जो बाह्य परिवर्तनकारी बल बनकर इस पर परिवर्तन लाते हैं। और इस प्रकार से साथ ही जो बल भूगर्भ में जन्मते हैं, आंतरिक भाग को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। और इस प्रकार से इन बलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है बहिर्जनिक बल, जिसे एक्सोजेनिक फोर्सेज कहा जाता है, और सेकंड है अंतर्जनित बल, जिसको एंडोजेनिक फोर्सेज कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। अंतर्जात बल जैसे ही धरातल पर भू आकृति को जन्म देते हैं, बहिर्जात बल उनके विघर्षण बियरिंग डाउन में लग जाते हैं। इनका कार्य कटाव, वहन और निक्षेपण के रूप में दिखाई देता है और इस प्रकार से ये बल धरातल पर अपरदन की क्रियाओं से तल संतुलन के कार्य में लगे रहते हैं और इस प्रकार से धरातल के उच्चावच के बीच के अंतर को कम करने को बल संतुलन ग्रेडिएशन कहते हैं। और इस प्रकार से अंतर्जनित बलों के निर्माणकारी कार्यों और बहिर्जात बलों के कार्यों में तब तक भिन्नता बनी रहती है जब तक दोनों में विरोधात्मक क्रियाएं चलती रहती हैं। इस प्रकार से अंतर्जनित बल
पर्वत निर्माणकारी है, जबकि बहिर्जनिक बल विघर्षण की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि भूतल मानवीय आवास और क्रियाकलापों का केंद्र है। सभी जीव प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणों का उपयोग करते हैं और इसके अनुवाह में योग देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसाधनों का योजनाबद्ध ढंग से विदोहन ही उन्हें भावी पीढ़ी के लिए बचाने का मार्ग है। मानव का सदुपयोग या दुरुपयोग इनकी संभाव्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और इस प्रकार से इनके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रहने के लिए भविष्य के लिए इनका संरक्षण अपरिहार्य हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आइए देखते हैं। धरातल के विविध पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनिक बलों का जो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है उसे ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है पटल निरूपण, दूसरा है ज्वालामुखीयता, तीसरा है अपक्षय या बृहच्छरण, आगे है अपर्दन एवं निक्षेपण। आइए देखते हैं। उपर्युक्त सभी को समूह में भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। बहिर्जात बल जल, हिम, वायु धरातल के पदार्थों को अधिग्रहित और वहन करते हैं, जबकि अंतर्जात बल भू आकृतियों के जनक होते हैं। हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, ये भू आकृतिक कारक ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो उठते हैं तथा पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाकर निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। ये अपने कारकों प्रवाहित जल, हिमानी, पवन, भूमिगत जल, लहरों और धाराओं जैसे कारकों के माध्यम से गतिशील होकर पदार्थों को हटाने और निक्षेपित करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से भू आकृतिक प्रक्रियाएं पटल विरूपण हैं, जबकि भू आकृतिक कारक इसके अभिकर्ता या कारक हैं, जो इस क्रिया में सहयोग करते हैं। बहिर्जात बल ढाल और गुरुत्वाकर्षण के कारण गतिशील होते हैं। गुरुत्वाकर्षण ऐसा बल है जिसके माध्यम से जीव धरातल से जुड़े रहते हैं, जबकि ढाल की प्रवणता समस्त संचलनों का कारण बनती है। ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायु क्षेत्र की ओर प्रसरण प्रवणता का ही परिणाम। आगे चलते हम लोग। आगे देखेंगे अंतर्जनित बल, इंडोजेनिक फोर्सेज। आइए देखते हैं। भूगर्भ में अत्यधिक ऊर्जा विद्यमान है जो अंतर्जात बलों की उत्पत्ति और क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। भूगर्भीय ऊर्जा रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन, रोटेशनल, ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की ऊष्मा इसके लिए उत्तरदायी है। ये सभी क्रियाएं पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता के लिए उत्तरदायी होती हैं। आंतरिक बलों के कार्य समान न होने के कारण मूल भूतल की सतह असमतल होती है। हम लोग देखेंगे अंतर्जनित प्रक्रियाएं। आइए देखते हैं। पटल विरूपण। पटल विरूपण को उन सभी क्रियाओं के रूप में जाना जाता है जो भूपर्पटी को संचालित, ऊंचा उठाने तथा निर्मित करने का कार्य करती है, जो इस प्रकार है। इसमें नंबर 1 है तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण,
दूसरा है महाद्वीपीय संरचना संबंधी प्रक्रियाएं। तीसरा है स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। आगे हम लोग देखेंगे ज्वालामुखीयता वॉल्केनिज्म। आइए देखते हैं ज्वालामुखी की उद्गारिक क्रियाएं ज्वालामुखीयता वॉल्केनिज्म कहलाती है। इसमें भूगर्भ से तप्त तथा पिघला लावा भूतल की आगे हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी भूतल का वह छिद्र है जिसके माध्यम से तरल पदार्थ भूतल पर आते हैं, जबकि ज्वालामुखीयता उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इस प्रकार से ज्वालामुखीयता ही विविध ज्वालामुखी आकृतियों का निर्माण करती है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग बहिर्जनिक प्रक्रियाएं एक्सोजेनिक फोर्सेस या कह लीजिए एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। आइए देखते हैं सूर्य द्वारा उत्पन्न वायुमंडलीय ऊर्जा एवं आंतरिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिक टेक्टोनिक कारकों से जो प्रवणता उत्पन्न होती है उसे बहिर्जनिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। और इस प्रकार से निसंदेह गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल की प्रवणता गतिशीलता देकर इन्हें संभव बनाते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है जिसे सक्रिय बल विलग हो जाते हैं। वह प्रतिबल ही है जो शैलों और अन्य पदार्थों को तोड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे अनाच्छादन। आइए देखते हैं अनाच्छादन, जिसे डेन्यूडेशन भी कहा जाता है। आइए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। समस्त बहिर्जनिक क्रियाएं अनाच्छादन डेन्यूडेशन कहलाती हैं। अनाच्छादन से आवरण हटाने स्ट्रिप ऑफ से लगाया जाता है। इसमें अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन तथा परिवहन प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया विशिष्ट प्रेरक बल का परिणाम होती है। प्रत्येक क्षेत्र में इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। दाब, प्रवणता तथा जलवायु भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार से वनस्पति के प्रकार, घनत्व तथा वितरण, वर्षा और तापक्रम से नियंत्रित होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्षण, उसकी गहनता, वितरण, हिमकरण तथा तुषार भी प्रत्येक जलवायु प्रदेश में भिन्न होता है और इस प्रकार से समस्त बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल वर्षा और तापक्रम होता है। जलवायु की समानता इन प्रक्रियाओं की गहनता और शैलों के प्रकारों को नियंत्रित करती है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे कि शैलें संरचना और भिन्नता के लिए इन प्रक्रियाओं से प्रतिरोध व्यक्त करती हैं जो स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। इन प्रक्रियाओं का प्रभाव मंद या अनवगम्य हो सकता है। दीर्घकाल में यह प्रभाव व्यापक होता है। धरातल पर विभिन्नताएं मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से ही जुड़ी हैं और कुछ प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रियाएं। पहला है अपक्षय, जिसे वीदरिंग कहते हैं। आइए देखते हैं अपक्षय, वीदरिंग। अपक्षय शैलों की टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मौसमी तत्व शैलों का वियोजन करके तथा उन्हें विदीर्ण करके खंड खंड में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार से इसे इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। अपक्षय मौसम एवं जलवायु का वह कार्य है
जिसके अंतर्गत शैलें यांत्रिक एवं रासायनिक अपघटन से विखंडित हो जाती हैं। इस प्रकार से अपक्षय में संचलन नहीं होता, वरन यह एक ही स्थान पर होने वाली प्रक्रिया है। अपक्षय की प्रक्रियाएं भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृतिक एवं वानस्पतिक कारकों का संयोग होती है। आगे हम लोग देखेंगे अपक्षय प्रक्रियाओं के प्रकार। आइए देखते हैं। चट्टानों का अपक्षय मौसम के सभी तत्व यथा ताप, तुषार, वर्षा आदि का सम्मिलित कार्य है और इस प्रकार से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जिसे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग कहा जाता है। और सेकंड है रासायनिक अपक्षय, जिसे केमिकल वेदरिंग कहते हैं। और तीसरा है जैविक अपक्षय, जिसे बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। पहला है भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग। आइए देखते हैं। जब चट्टानों के खनिज बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही विघटित हो जाते हैं तो उसे भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। भौतिक अपक्षय सूर्यातप, तुषार, दाब, मोचन, क्रिस्टलन, वर्षा आदि द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 1 तापीय प्रसार। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तापीय प्रसार मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर होने के कारण चट्टानें फैलती तथा सिकुड़ती हैं। इस प्रक्रिया से शैलों का विखंडन होता है। गर्म होकर फैलने तथा ठंडी होकर सिकुड़ने से शैल के विभिन्न खनिजों में तनाव द्वारा विघटन होता है और इस प्रकार से चट्टानों की संधियां चौड़ी हो जाती हैं और चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है तुषार पाला अपक्षय। आइए देखते हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों एवं उच्च अक्षांशों में ताप बार बार हिमांक के नीचे और ऊपर होता रहता है। इस कारण से चट्टानों की दरारों में भरा जल बार बार जमता एवं पिघलता है। जमे हुए जल का आयतन 10% बढ़ जाता है। इस कारण जमा हुआ जल शैलों पर दबाव डालकर उनके कमज़ोर भागों का विघटन कर देता है। तीसरा लवण क्रिस्टलन। आइए देखते हैं। जब साधारण नमक जिप्सम एवं सोडियम कार्बोनेट घोल के रूप में शैलों में प्रवेश कर जाते हैं तो सूखने पर क्रिस्टलन द्वारा लवणों का आयतन बढ़ जाता है तथा चट्टानों को तोड़ देता है और इस प्रकार के अपक्षय को कंदरामय कहते हैं। वर्षा। आइए देखते हैं। उष्णार्ध अथवा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां गर्मी अधिक पड़ती है, वर्षा के बाद चट्टानों द्वारा सोखे हुए जल का वाष्पीकरण होने से शैलें सिकुड़ती हैं और इस प्रकार से सिकुड़ने पर शैलों की सतह पर चटकनें पड़ जाती हैं जो विघटन में सहयोग देती हैं। और साथ ही जब सूर्य ताप से उष्ण हुई चट्टानों पर वर्षा का जल पड़ता है तो वह टूटने लगती हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे रासायनिक अपक्षय। आइए देखते हैं। रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग धरातल पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है। जब इन गैसों का संयोग नमी एवं जल से होता है तो वो घोलक साधन बन जाते हैं तथा चट्टानों के संपर्क होने पर रासायनिक परिवर्तन होता है तथा शैलें ढीली पड़ जाती हैं और इस प्रकार से इस क्रिया के निम्नलिखित रूप हैं। पहला है
ऑक्सीकरण, जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। आइए देखते हैं। जिन शैलों में लोहे का तत्व पाया जाता है उनमें जल में मिली ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया द्वारा जंग लगा देती है। लोहे का तत्व शैल के अन्य खनिजों को जोड़े रखता है। जंग लगने पर वह क्षीण हो जाता है तथा शैलों के अन्य खनिज बिखर जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट है कार्बनीकरण, जिसे कार्बोनेशन कहते हैं। आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल कार्बोनेट अम्ल का कार्य करता है। यह जल चूने के क्षेत्र को रासायनिक क्रिया द्वारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है, जिसमें घुलकर बह जाने पर चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। आगे है जलयोजन, जिसे हाइड्रेशन कहते हैं। आइए देखते हैं। जब जल शैलों के संपर्क में आता है तो उनके खनिज जल का अवशोषण करके फैलने लगते हैं, जिस कारण शैलें फूलकर टूटने लगती हैं। जिप्सम की संरचना मुख्य रूप से जलयोजन क्रिया द्वारा ही आगे चलते हैं हम लोग। आगे है विलयन, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं। जब वर्षा का जल शैलों पर पड़ता है तो शैलों के कई खनिजों को घोल देता है। जल में खनिज के घोलने की क्रिया को ही विलयन कहते हैं। वर्षा होने पर नमक तथा चूना पत्थर इस क्रिया द्वारा जल में घुल जाते हैं और शैलों के कण ढीले पड़कर बिखरने लगते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जैविक अपक्षय, जिसे बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। आइए देखते हैं। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं मानव द्वारा जो अपक्षय होता है उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। पहला है जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। आइए देखते हैं। केचुआ, खरगोश, गोफर, दीमक, लोमड़ी, गीदड़, चूहा, चींटी आदि विलकारी जीव भी धरातलीय पदार्थों को ढीला कर शैलों के अपक्षय में सहायता प्रदान करते हैं और इस प्रकार से मानव द्वारा खाने खोदना, सुरंग बनाना, वनों को काटना आदि कार्यों के द्वारा अपक्षय को प्रोत्साहन मिलता है तथा चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। पेड़ पौधों द्वारा दोनों प्रकार के अपक्षयों, भौतिक रासायनिक, दोनों में सहयोग मिलता है। इनकी जड़ों में शैलों की दरारें चौड़ी हो जाती हैं, जिनमें जल एवं वायु गहराई तक प्रवेश कर अपक्षय को प्रभावी बनाते हैं। पेड़ पौधों के क्षय से शैलों को ह्यूमिक अम्ल प्राप्त होता है, जो रासायनिक अपक्षय में सहायक होता है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू वेदरिंग। आइए देखते हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है चट्टानों की प्रकृति। यदि मुलायम चट्टानें तो वह कठोर चट्टानों की तुलना में जल्दी टूट जाती हैं। आगे है नेक्स्ट चट्टानों में संधियों का पाया जाना। जिन चट्टानों में संधियां अधिक होती हैं उनका अपक्षय शीघ्रता से होता है। आगे है भूमि का ढाल। जिस भूमि का ढाल तीव्र होता है वहाँ अपक्षय मंद ढाल वाली भूमि की तुलना में अधिक होता है। आगे है वनस्पति का आवरण। जिन भागों में धरातल पर वनस्पति का आवरण होता है वहाँ खुले धरातल की तुलना में अपक्षय। आगे है जलवायु। उष्णार्द्र एवं शुष्क जलवायु क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय सक्रिय होने के कारण चट्टानें फैलती एवं सिकुड़ती हैं, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं, जबकि आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में ऑक्सीकरण एवं कार्बनीकरण की क्रिया से चट्टानों की ऊपरी सतह टूटकर चूर्ण में। आगे हम लोग देखेंगे अपक्षय का मानव जीवन पर प्रभाव, वेदरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। इस प्रकार से मानव जीवन पर अपक्षय का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है, जिसमें पहला है मिट्टी का निर्माण, नेक्स्ट है मैदान की रचना, नेक्स्ट है धरातल का रूप
परिवर्तन, आगे है खनिजों की प्राप्ति, आगे है भूस्खलन एवं झीलों का निर्माण। ठीक, और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे अपक्षय एवं अपर्दन, या कह लीजिए इरोजन एंड डेपोजिशन। अपर्दन की क्रिया गतिशील होती है। परिवहन एवं अपर्दन की क्रियाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। अपर्दन की क्रिया में शैलों के टूट फूट के साथ साथ चट्टान चूड़ का परिवहन भी सम्मिलित होता है। अपर्दन एवं अपक्षय की क्रियाएं एक दूसरे पर अवलंबित नहीं हैं, अपितु दोनों साथ साथ तथा अलग अलग किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं। अपर्दन से तात्पर्य उस क्रिया से होता है जिसमें अपर्दन के विभिन्न साधन धरातल के शैलों के मलबे को अलग करके उसे साथ बहा ले। आगे हम लोग देखेंगे कि धरातल पर नदियाँ, पवन, हिमानियाँ आदि अपने चट्टान चूड़ को घिसने, पीसने, घोलने, छीलने और बहा ले जाने का कार्य करती हैं, उसे अपर्दन कहते हैं। वास्तव में शैल कणों को बहा ले जाने या उड़ा ले जाने के प्रक्रम को ही अपर्दन कहते हैं। एक स्थान से हटाए गए पदार्थों का परिवहन के साधन द्वारा दूसरे स्थान पर निक्षेपण होता है। निक्षेपण द्वारा निम्न भागों का तल ऊंचा होता रहता है। पिंडकार शैलों के अपक्षय तथा अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया अपर्दन या इरोजन कहलाती है। अपर्दन के मुख्य कारक एजेंट प्रवाहित जल, भूमिगत जल, पवन, हिमानी लहरें एवं धाराएं हैं। अपर्दन में उच्च स्थलों का निम्नीकरण होता है और इस प्रकार से इसमें अपक्षय विशेष सहायक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार से अनाच्छादन की क्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। अपर्दन के कारक धरातल के पदार्थों का अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण करते हैं और इस प्रकार से अपर्दन का अर्थ गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग है जो भूतल के साथ संचालित कारकों के साथ संबंधित होता है। हम लोग देखेंगे कि अपर्दन निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप होता है जो इस प्रकार है। पहला है अपघर्षण। आइए देखते हैं। नदी के जल के साथ कुछ कंकड़ पत्थर चलते रहते हैं। उन पदार्थों की रगड़ में आने वाली शैल की घर्षण क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। नेक्स्ट, सन्निघर्षण। अपर्दन क्रिया के परिवहन में चट्टानी टुकड़े पारस्परिक घर्षण द्वारा टूटते चलते हैं तो इसे सन्निघर्षण कहते हैं। इस क्रिया में शैलों के टुकड़ों का आकार गोलाकार हो जाता है तथा छोटे छोटे कणों के कारण परिवहन कार्य आसान हो जाता है। जलीय क्रिया, यह जल की आंतरिक क्रिया है। इसमें जल यांत्रिक ढंग से अपने मार्ग में पड़ने वाली शैलों के कणों को ढीला कर बहा ले जाता है। यह क्रिया केवल नदी द्वारा ही संपन्न है। संक्षारण। संक्षारण यह एक रासायनिक क्रिया है जो जल द्वारा संपन्न होती है। इसमें जल के संपर्क में आने वाली शैलों के खनिज तत्व घुलकर शैलों से अलग हो जाते हैं और जल के साथ मिल जाते हैं। आगे है अपवाहन। अपवाहन यह क्रिया मुख्यतः पवनों द्वारा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय द्वारा विखंडित पदार्थों को पवन द्वारा अपने साथ उड़ाकर ले जाने से होती है, जिससे धरातल का तल नीचा हो जाता है तथा अन्यत्र निक्षेपण होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आते ही निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति में बहता हुआ जल, पवन, हिमानी लहरें और धाराएं निक्षेपण के कारक बन जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मृदा निर्माण। आइए देखते हैं सॉयल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण
धरातल की सबसे ऊपरी सतह पर पेड़ पौधों के जीवन के लिए आवश्यक खनिज, रासायनिक तथा पौष्टिक पदार्थ रहते हैं। मिट्टी को आधारभूत संसाधन की संज्ञा दी जाती है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समस्त जीवधारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें हम लोग देखेंगे विल्काक्स का मत है कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है तथा प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा मिट्टी से प्रारंभ होती है। इसमें आगे है एच बैनेट के अनुसार। आइए देखते हैं, मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों से प्राप्त शैल, चूर्ण एवं वनस्पति के योग से निर्मित होती है। आगे है मृदा परिच्छेदिका तथा मृदा संस्तर। भूसतह तथा नीचे स्थित आधार शैल के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त मृदा मंडल के लगभग स्तरों को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। स्पष्ट है कि मृदा परिच्छेदिका मृदा संघटकों के लंबवत वितरण का प्रतिनिधित्व करती है। सतह से गहराई तक निरीक्षण करने से मिट्टी के मुख्यतः 3 कटिबंध दिखाई पड़ते हैं जो रंग, गठन एवं संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक कटिबंध के संस्तर स्थिति कहते हैं। धरातल से गहराइयों की ओर किसी भी प्रारूपिक मिट्टी में ये कटिबंध इन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पृष्ठ मृदा, दूसरा है अवमृदा, तीसरा है शैल। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण प्रधानतः 2 चरणों में संपादित होता है। प्रथम चरण में चट्टान के विघटन, अपघटन और अपरदन से उत्पन्न चट्टानी चूर्ण मिट्टी का आधार बनता है, जिसे आवरण चूर्ण कहते हैं। और दूसरे चरण में आवरण चूर्ण में जल के प्रवेश होते ही वनस्पतियां उगने लगती हैं तथा जड़ें आवरण चूर्ण में प्रवेश कर खनिजों का दोहन करने लगती हैं। मृदा निर्माण के कारक, आइए देखते हैं। मृदा निर्माण के कारक, सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स, आइए देखते हैं। मृदा निर्माण बहुत मंद गति से होता है, जिसमें निम्नलिखित कारक योगदान देते हैं, जिसमें पहला है जलवायु, दूसरा है मूल पदार्थ या शैल, तीसरा है स्थलाकृति या ऊंचाई, चौथा है जैविक क्रियाएं और पांचवा है समय या काल। आज हम लोगों ने अध्याय 6 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।